Hello everyone, good morning. Am I audible to all of you? चलो आगे सब लोग। You people are joining so late. चलो हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था, है ना? तो बस एग्जांपल्स थोड़ा डिस्कस करना है एनालिडा का. सो वी आर डन, then we will done with the annelida. Then we'll start the next phylum, that is arthropoda. And regarding the notes, I will send all the notes till date in the group again today after the class, maybe afternoon or maybe by evening. So you please, all of you need to check it. See, there is a very important announcement I need to make, that you all have to write and you have to make your own notes. It is not like that I have sent you some PDF file, you have taken some printout and reading from those notes. It is not expected from you. What is expected from you, that you have to maintain a copy where you need to write down all the things what we have discussed and have mentioned in the notes properly, and you have to finish it by the time you come for offline classes in Chaitanya Academy. समझ लो. ऐसा नहीं है कि PDF फाइल मिल गया भैया लेके बैठे हैं, उसको प्रिंट आउट लेके उसी को पढ़ रहे हैं. नहीं, you should always have your own notes. That's why I was not giving notes to you. Live note सही है. Whatever I will teach, you should write right now. वही बेटर है. मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको लिखो अभी तुम लोग. ठीक है, तुमको नोट भेज देता हूँ, तुम लोग लिखते भी नहीं हो और उसके बाद सिर्फ प्रिंट आउट लेके रख देते हो. इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा. ठीक है, ये दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. See, till now only 10, 69 student I can see. सिर्फ 69 स्टूडेंट आए हैं अभी. पता नहीं बाकी लोग कहाँ हैं. Doubt? Yes, Jay Kumar, what is the doubt? What's your doubt?
क्या डाउट है बोलो जय कुमार, जय कुमार शिंदे। Bonellia and okay, Monellia and Eukaryotes are without external and internal segmentation. Then why are they included in the phylum Annelida? That's a good question. What is ragworm? पढ़ाया था ये एसेलमेंथस में पढ़ाया था, ठीक है। चलो पहले इसका आंसर दे देते हैं। See what happened, there are different other structures which is present in case of the Annelida, and the problem is that in the adult stage maybe the segmentation is not visible, but in the early stage of their life the segmentation is visible. तो क्या होता है कि किसी अभी कुछ एनिमल में, कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ सेगमेंटेशन हमें ठीक से नहीं मिलता है, ठीक है। और कुछ इंटरनल एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैच करते हैं किसके साथ, एनेलिडा के साथ। तो ये थोड़ा हायर डीप मतलब नेक्स्ट लेवल का हम जब पढ़ते हैं ना हिस्टोलॉजी के लेवल पे, एम्ब्रायनिक लेवल पे जब हम कंपेयर करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि एनेलिडा के साथ मैच करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन दे आर इन द एडल्ट स्टेज, इवन दे आर नॉट हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इवन देन वी आर कंसिडरिंग देम इज एनेलिडा। हाँ, हमको लगेगा सर आपने तो बोला कि इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है, होना चाहिए और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होना चाहिए तो ही हम उसको एनेलिडा में डालेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। बिकॉज देर आर सम like developmental structure, embryonic structure, internal structure is actually is common with the Annelida. So that's why we are giving these two types of animal in the or this in this class to these two animals in the phylum Annelida, ठीक है। अब वो क्यों है उतना डिटेल में हमें अभी पढ़ना नहीं है, नहीं हमारे सिलेबस में है बहुत कुछ उसमें, वो नहीं जाएंगे। समझ में आया ना बेसिक क्या बोला मैंने, ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन हम जब स्टडी करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके बाद जब हम उसका एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। अगर मैक्सिमम फीचर्स कॉमन मिलेंगे तो हमें उसको उसी पर्टिकुलर जो फाइलम है उसमें डालना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था टीनोफोरा। पहले टीनोफोरा भी सिलेंट्रेटा में आता था, आपको पता होगा, मैंने बताया था। निडेरियंस में हम टीनोफोरा को भी निडेरियंस में रखते थे, बट क्या हुआ कि टीनोफोरा में कुछ ऐसी यूनिक फीचर है जो कि किसी भी निडेरियंस में या सिलेंट्रेट में नहीं है। जैसे कॉम्प्लेट्स, किसी भी निडेरियंस में पास कॉम्प्लेट्स नहीं है। देखो टीनोफोरा के पास भी नेमेटोसिस्ट होता है, इवन देन वी कंसिडर देम एज अ सेपरेट फाइलम। क्यों पहले ऐसा नहीं था? हमने बात जब डिटेल में स्टडी किया तो हमें पता चला कि उसमें जो प्लेट्स है, कॉम्प्लेट्स है, वो यूनिक फीचर है। उसमें सीलिया होता है, एंड दोस आर दी this Ctenophora are the largest animal in the world which use cilia for the locomotion। ऐसा दूसरे टीनोफोरा तो नहीं करते, क्योंकि बाकी दूसरे टीनोफोरा या तो दे आर सेसाइल्स और दे आर मोटाइल। समझ में आया? Yes, annuals, the basic characteristic features are annuals, ठीक है, annulus और annuals। Yeah, ragwors also means nereis। Means even if some characteristics are not matching, but if maximum are matching, then that organism can be placed in a particular phylum। yes। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होता है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। लकीली आपके सिलेबस में ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको एक दो जगह पे ऐसा मिलेगा कंफ्यूजन, बाकी हर जगह पे क्लियर ही रहेगा, क्योंकि हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। वैसे भी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो इतना भी नहीं है। क्यों मैंने पढ़ाया? क्योंकि सिलेबस जो है एनटीए का उसमें लिखा है अप टू क्लास लेवल, इसीलिए मैंने आपको क्लास लेवल तक पढ़ाया, और उसमें जितने क्लासेस है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको, आप ध्यान दोगे तो आपके मेरे नोट्स में भी आप देखो, मैंने सिर्फ 2 ही लाइन लिखा है कि वो क्लास क्या है, उसका बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और 2 एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसने इतना, इससे ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है। अब वो क्यों हम उसको उसमें इवन दे डू नॉट हैव इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, फिर भी हम उसको आइलैंड में क्यों रखते हैं, उसको डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर ये एनिमल किंगडम खत्म होने के बाद आपको अलग से जानना है तो आप मुझसे जान सकते हो, ठीक है, या तो आप खुद पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा, ट्रूमैन में भी देख सकते हो, ठीक है। अगर उसमें नहीं मिला तो मुझसे पूछ सकते हो, नो इशू। लेकिन ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू टेक माई सजेशन, देन आई विल सजेस्ट यू कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा मत पढ़ो, टाइम वेस्ट है। एनिमल किंगडम से इतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आता है, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज मोर देन इनफ, बहुत है।
इसमें से तुम्हारा 90% क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो। नहीं, वो फ्लिपकार्ट में है, अमेजोन में मिल रहा है, उसमें से ऑर्डर कर लो साक्षी। इट्स अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। ऑनलाइन ऑनलाइन मिलेगा अभी आपको, ऑफलाइन मिलेगा नहीं वो। ठीक है, यू हैव टू बाय इट ऑनलाइन, देयर इज नो ऑफलाइन ऑप्शन। कॉस्ट हुई ऑलमोस्ट 900 समथिंग कुछ तो है, मुझे ठीक से याद नहीं है। देखो बाकी लोग जिसने खरीदा उसको याद होगा, उसको पता होगा। चलो पूछो, और कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो शेल वी कंटिन्यू। कल जहां तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शेल वी कंटिन्यू ना? ठीक है, सो आई एम फोल्डिंग द लैपटॉप, आई एम स्विचिंग ऑफ द कैमरा until our discussion is over। ठीक है ना, क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ तो उसको पूरा फोल्ड करना पड़ता है। ओके, चलो सो लेट अस कंटिन्यू। तो अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, so for the time being I am just switching off the camera, after the discussion over I will again switch on the camera, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है ना इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो कैमरा ऑन रहता है तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा भी नहीं, मेरा छत दिखेगा आपको। दैट्स व्हाई जस्ट स्विच इट ऑफ फॉर सम टाइम। चलो, नाउ फर्स्ट एग्जांपल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज नेरिस। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल दैट इज नेरिस। नेरिस जिसको हम कहते हैं नियंथस। नियंथस, नाउ इट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लैम वॉर्म, सैंड वॉर्म और रैग वॉर्म। तीनों नाम है इसके। क्या क्या नाम बोल सकते हैं? क्लैम वॉर्म, सैंड वॉर्म, रैग वॉर्म। ठीक है, सैंड वॉर्म, क्लैम वॉर्म, रैग, कोई भी हम इसके किसी भी नाम से हम उसको बुला सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड देम ऑन द शी शोर इन ट्यूबुलर बोरोज। बेसिकली ये जो नियंथस या नेरिस होते हैं ये हमें सी शोर में मिलेंगे एंड दे आर लिविंग इन बरोज एंड दोज बरोज आर ट्यूबुलर इन शेप। ठीक है, now the neris, they are unisexual. The nerises are unisexual. Sorry, the neris are unisexual. Sexual. The nerises are unisexual, and its reproductive phase is called heteroneris. And the reproductive phase of neris is known as heteroneris. Heteroneris. ठीक है, the phase is called heteroneris phase. Now the trochophore larva is present ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अगर ये इसका डेवलपमेंट अगर देखेंगे उस समय जो डेवलप होता है ये, तो ये किस तरह से, कौन से लार्वा से डेवलप होता है? फ्रॉम ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। सो ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फेरिटिमा पोस्थुमा। फेरिटिमा पोस्थुमा, फेरिटिमा पोस्थुमा। फेरिटिमा पोस्थुमा, it shows external and internal metamerism, and the number of segment, that is annulus,
or the metameres ranges from 100 to 200. अब देखो ये जो फेरेटिमा है कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इसका जो सेगमेंटेशन है या जो इसमें जो सेगमेंट्स है जिसको हम कहते हैं मेटामियर्स, वो हमें इंटरनली मिलेंगे और एक्सटर्नली मिलेंगे, बाहर से भी हमें दिखेगा और अंदर से भी सेगमेंटेशन होता है। कितने सेगमेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 100 to 200 सेगमेंट्स होते हैं, दे हैव दिस मेनी सेगमेंट्स। अच्छा, माउथ जो पार्ट होता है उनका हमें पता है एंटीरियर पार्ट में होता है, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है ना। एंड one segment which actually having in front and it is known as प्रोओस्टियम। हमने पढ़ा था प्रेओस्टियम पेरियोस्टियम क्या है, फर्स्ट सेगमेंट उसमें से जो आउटग्रोथ होगा, है ना, पेरियोस्टियम प्रोओस्टियम। तो हमें इस पे भी वही दिखता है, सेम चीज। नाउ we have studied and we have observed that out of this 100 to 200 segments which is making the structure, the entire structure of the earthworm, the segment number 14, 15, 16, they have a ring like structure. Out of all these segments, especially which segments, the 14th, 15th and 16th, they have a ring like structure known as सिलेटेलम। क्या बोलते हैं हम उसको, सिलेटेलम। इट इज नोन एज सिलेटेलम, इज नोन एज सिलेटेलम, ठीक है। नाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली the structures which is help the earth form, or it is actually these are the characteristic feature of the earthworm, the young, और what we can see, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा 14, 15 और 16 सेगमेंट में, ये डिनोट करता है, ये शो करता है कि दिस अर्थफॉर्म इज अ यंग अडल्ट मैच्योर अर्थफॉर्म, ठीक है ना। नाउ द लास्ट सेगमेंट of this animal, of last segment of Erythema, it is the anal segment. Anal segment मतलब जहाँ से excretion होता है। The last segment of this animal is anal segment. और अगर कलर देखेंगे हम इनके स्किन का तो कैसा होगा, the color of the skin is brownish. Color of the skin is brownish. ठीक है। The color of the skin is brownish in color due to the pigment which is present, that is called porphyrin pigment. तो अगर आपने अर्थफॉर्म देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अर्थफॉर्म, कितने लोगों ने देखा है केंचुआ, अर्थफॉर्म को कितने लोगों ने देखा है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन। तो उसका कलर कैसा होता है, स्किन कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है कि नहीं, इज इट ब्राउन, यस। अब वो जो कलर होता है उनके स्किन का, इसका रीजन क्या होता है, कुछ एक स्पेशल पिगमेंट होता है, देयर इज अ स्पेशल पिगमेंट दे हैव, दैट इज कॉल्ड porphyrin. Because of the presence of the pigment porphyrin, they are color, or they are known as, sorry, their color is they have brown skin color, ठीक है। नेक्स्ट दे आर सेक्सुअलिटी, अगर हम देखेंगे सो दे आर हार्मेफ्रोडाइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखेंगे तो हार्मेफ्रोडाइट, इज आर हार्मेफ्रोडाइट। अब हार्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, ठीक है। सो इन केस ऑफ अर्थवॉर्म बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हार्मेफ्रोडाइट, ठीक है। ना अभी मैंने आपको जो बताया था 14, 15 सेगमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। Now in the 14th segment there is an opening, they have this animal, they have an opening in the 14th segment which is the female genital pore. तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, so let me just draw. Suppose this is the ventral view or dorsal, this is the ventral view. So let us draw some segments, one like this, these are the segments. Let me change the color. Suppose this is 14 segment, this is 15, this is 16, this is 17, this is 18, 19, this 20. ठीक है. So here in the 14 segment there is a pore. Now this is
Ventral genital pore. What is this? This is ventral genital pore. Okay, so 14th segment here, the pore which is there, that is female genital pore. Now 18th segment has two opening. अगर 18 सेगमेंट में अगर देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, ऐसे हमें यहाँ पे दो ओपनिंग मिलेंगे लाइक दिस. ठीक है. नाउ दिस टू ओपनिंग्स, दिस आर वेंट्रो, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट. देयर लोकेशन अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे रहेगा, दे आर वेंट्रोलैटरल, मैंने वेंट्रल साइड में और लैटरल. देखो ये लैटरल साइड है, दोनों लैटरल साइड में है, वेंट्रली लैटरल साइड में, इसलिए बोलते हैं वेंट्रोलैटरल. कल तो मुझे किससे पूछा भी था, किसी ने, मैंने बताया था. सो दे आर प्रेजेंट इन द वेंट्रोलैटरल साइड. ठीक है. And in the 17th and the 19th segment, there are some dense, thick structure which is known as copulatory papillae. So let me use some other color. तो 17th और 19th में यहाँ पे और यहाँ पे 17th और 9th में हमें dense structure मिलते हैं ना. These structures are copulatory structure which help in the transfer of male gamete into the female reproductive system. ठीक है. So this is the basics about the reproductive structure, reproductive system in case of the earthworm, what we can understand. ठीक है. अच्छा, earthworm को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, उसको हम detritivores भी कहते हैं. ठीक है. एंड द वेस्ट ऑफ द earthworm is known as vermicast. क्या बोलते हैं हम उसको, vermicast. अब देखो earthworm क्या करता है, वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है. हाउ डू दे actually how they are able to do that? First of all, they make burrows and they are living inside the soil. As a result, the proper aeration is happening. ठीक है, सॉइल में अच्छे से एरेशन होता है. दूसरा, जो भी मटेरियल होता है सॉइल में, जो भी डेट्राइटस जो आइटम्स होते हैं, उसको वो कंज्यूम करते हैं, और उसमें कंज्यूम करने के बाद जो एक्सक्रीटा निकलता है, उसमें उससे क्या होता है, उससे भी सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होता है. इसको हम बोलते हैं वर्मी कास्ट. समझ में आया? ये उसी से वर्मी कंपोस्ट बनता है, जो कि बहुत बाज़ार में बिकता भी है, लोग उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. अपने घर में लाके अपने गार्डन में, किचन गार्डन में यूज़ करते हैं. विच इज़ वेरी गुड फॉर द प्लांट. कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रिटिव होता है. Now the third example, or the last example of phylum Annelida, that is Hirudinaria granulosa. ठीक है. Hirudinaria granulosa. Hirudinaria granulosa. ठीक है. जिसको हम कॉमनली कहते हैं इंडियन कैटल लिच. ठीक है. और नॉर्मली कैटल लिच. सर एक्टोपैरासाइट, ये क्या करता है, ये एनिमल्स के स्किन के ऊपर अटैच हो जाता है, and they are sucking the blood and they are living on that. So the animals which are actually sucking the blood, or they are feeding or getting nutrition from the blood, those animals are known as sanguinivores. Sanguinivores. अच्छा, लीच के अलावा और कोई सैंगुनिवोरस एग्जांपल दे सकते हो? एनी अदर अपार्ट फ्रॉम लीच? नेरी सैंगुनिवोरस है. आर यू श्योर? मॉस्किटो, या मॉस्किटो इज एग्जांपल. और एनी अदर एग्जांपल? Bats. Who told you bats are? I think you are inspired from Dracula. Arya, right? Bats. Who told you? कौन बोला आपको बैट्स खून चूसता है? तो मूवी में देख लिया ना, अंडरवर्ल्ड देखा, तुमको लगा बैट सच में होता है, वैम्पायर्स, ड्रैक्युला. ऐसा नहीं है. बैट्स आर नॉट, दे फीडिंग ऑन फ्रूट्स एंड ऑल नॉर्मली.
बैट्स नहीं खून चूसता है। ये ड्रैक्यूला को याद कर लिया। स्नेक्स, अरे भाई ये तो और है। मूवी एडिक्शन। बेड बग है वो, दैट इज राइट, बेड बग, दैट इज ट्रू। टिक नहीं करता, टिक का नहीं काम है वो। एक तो वुड को खाता है। मूवी एडिक्शन। मार्वल का एडिक्ट, सॉरी इसका ड्रैकुला का एडिक्शन लगता है इसको। ब्लेड देखा है? आर्या, ब्लेड, ब्लेड अंडरवर्ल्ड। देखो रजिया आ गई यहाँ से, देखा है। यही सब देखो तुम लोग। छोड़ो मत, amazon प्राइम में जाओ और यही सब देखो। सोचो आर्या मतलब कहाँ से कहाँ लिंक कर दिया उसने। उसने बैट को देखा है, अच्छा हो सकता है, अरे वो तो ड्रैकुला मैंने देखा था मूवी में, वो तो खून चूसता है। गुड, वेरी गुड। लैम्फ्रेज क्या होता है? लैम्फ्रेज एक तरह का ना एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिश फिश होता है। वो बड़े बड़े जो फिशेस होते हैं, वेल्स होते हैं, उनके बॉडी में एक्टोपैरासाइट के हिसाब से पढ़ाएंगे, अभी आगे आएगा। लैम्फ्रे भी पढ़ाऊंगा मैं, पेट्रोमाइजोन, लैम्फ्रे सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। वैम्पायर्स बैट्स पीते हैं ब्लड, लेकिन सिर्फ कैटल्स का साउथ अमेरिका में पाया जाता है। वैम्पायर बैट्स पीते हैं ब्लड। एक्सेप्शन की बात मत करो, हाँ, एक्सेप्शन इज मेनी एवरीवेयर। एक्सेप्शन तो है। मैं कल रात बाहर जॉम्बी के 3 मूवी देखी। हाँ, वही करो तुम लोग। ठीक है, गुड गुड। नंबर तुम्हारा कितना भयानक आया है ना। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नंबर इतना इस बार कितना खराब आया था, अच्छा नहीं आया था। इस बार नेक्स्ट एग्जाम में एनिलिडा तक है, उसमें भी खराब आएगा। तुम रात को 3 मूवी देखता है, वो भी जॉम्बी, क्या टेस्ट है भाई तुम्हारा तो। कौन जॉम्बी मूवी देखता है? करके कुछ लोग, डेड पीपल विल कम एंड वेस्ट, आई डोंट लाइक। कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, मुर्दे लोग बस भागते रहते हैं और कुछ लोग बचते हैं उनसे, दैट्स ऑल। चलो, ठीक है। तो सैंग्विनिवरस मतलब जो खून पीते हैं उनको हम बोलते हैं सैंग्विनिवरस, या दोज हु आर गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, चलो। नाउ द सलाइवा, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और जानना है आपको। मैं आपको एक इसका लीच का फोटोग्राफ्स भी दिखा देता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा। एक मिनट, लेट मी ओपन। एक मिनट निकाल रहा हूँ मैं। यस, मिल गया। या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थवॉर्म, नेडिस एंड लीच। जो एक्सट्रीम, जो थर्ड वन है यहाँ पे एग्जांपल, तो वहाँ पे ये लीच का एग्जांपल है, आप देख सकते हो। वी कैन सी दे हैव anus, they have the mouth, they have anterior sucker, they have posterior sucker, they have sucker both the sides of the body। एंटीरियर साइड में भी होता है, पोस्टीरियर साइड में भी होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दे हैव इन देयर सलाइवा, दे सीक्रेट अ anticoagulant substance that is called hirudin. Now this hirudin, what it actually help, means this hirudin actually is helping this organism, this animal, to actually stop the blood coagulation। मान लो कि अगर वो किसी भी एनिमल की स्किन में या उसके बॉडी के बाहर अटैच हो गया और उसको ब्लड सक करना है, लेकिन ब्लड का तो प्रॉपर्टी है कि थोड़ी देर के बाद वो क्लॉट हो जाएगा, तो फिर तो वो कंटिन्यूसली ब्लड को सक नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई इन देयर सलाइवा they secrete a special type of substance which is anticoagulant substance. Name of that substance is iridine, and which actually stop the clotting so that this animal can suck the blood continuously without any disruption। ठीक है, so that is one of the important characteristic feature that you need to know। Now segment number 9, 10, 11 which develop a temporary cilitum during the breeding season। normally जो लीच होता है उसके जो सेगमेंट्स है उसमें हमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं दिखता। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सीजन में कौन से सेगमेंट से, 9, 10 एंड 11 सेगमेंट से रिप्रोडक्टिव
जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है रिप्रोडक्शन के बाद, फिर वापस वो डीजेनरेट हो जाता है। तो क्या बनता है वो? टेम्पररी सिलेटेलम। ठीक है, मैंने आपको अर्थवॉर्म में बताया था। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया आपको, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ suckers and also they have 5 pairs of, sorry, they have 2 suckers and they have 5 pairs of eyes. दिस इज द डायग्राम, सॉरी, इमेज ऑफ अर्थवॉर्म। देख लो, ये इंडियन अर्थवॉर्म का रियल इमेज है, ऐसा ही होता है, कितना साफ सुथरा है। दिस इज लीच, दिस इंडियन कैटल लीच। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लीच। सो वी आर डन विद दिस फाइलम। ठीक है, ये फाइलम ये आयुर्वेदा में यूज करते हैं लोग, आई डोंट नो, होता होगा, डिटेल में नहीं पता मुझे, मुझे इतना पता है हाँ करते हैं, अब किस लिए करते हैं आई डोंट नो, पर्पस आई डोंट नो। चलो, सो एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आई गिव यू 4-5 minutes, so please read all the points, see the diagram and ask if you have any doubts. I will just wait for 5 minutes, then we will move on to the next phylum, that is arthropoda. आज हम arthropoda स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फटाफट पढ़ो, रीड ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद बताओ, सो आई एम वेटिंग। Everyone is not able to see anything, or only it is happening to Sakshi? If you have no screen, then you please leave the session and again come back. दिख रहा है ये? अभी मैंने लिखा, तो फिर नो स्क्रीन कैसे हो गया? I told you that I'm giving you 5 minutes. You read. That's why I keep quiet.
चलो, कुछ ने कुछ डाउट पूछे कुछ लोगों ने। सर, copulatory papillae, not understood. See, copulatory papillae is a structure which actually help the animal to transfer the male gamete inside the female reproductive tract. That's all. समझ में आया साक्षी? चलो, दूसरा पूछा है, फर्टिलाइजेशन इज वेरीज इन विच टाइप? इट इज एक्सटर्नल टाइप। और देखो, बोलो, पढ़ के बताओ। अच्छा, हेटेरोनेरियस, देखो, हेटेरोनेरियस का मतलब होता है कि जब ब्रीडिंग सीजन होता है उस समय जो कंडीशन होता है। देखो, नॉर्मली ये जो एनिमल्स है ना, इनमें रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है ना, वो हमेशा रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा नहीं होता, पर्टिकुलर सीजन में होता है। और उनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी सिर्फ आता है उसी रिप्रोडक्टिव सीजन में। ठीक है, तो जब रिप्रोडक्टिव सीजन होता है नेरिस का, उस समय जो नेरिस है उसको हमने क्या नाम दिया, उस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया है? हेटेरोनेरिस, और कुछ नहीं। समझ में आया? अच्छा, दूसरा किसी ने पूछा, सर नॉन सेलुलर क्यूटिकल क्या है? देखो, नॉन, मान लो कि ये अर्थवॉर्म है, मैंने बनाया अभी, दिस इज द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म, सॉरी, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अभी इसके बॉडी के ऊपर, मतलब आउटसाइड द स्किन, वाई डू इन ऑर्गेनिज्म विच आर हर्मेफ्रोडाइट, अच्छा ठीक है, आई विल कम टू यू, फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस। तो होता है कि इनके बॉडी के ऊपर एक लेयर होता है विच इज अ स्लाइमी लेयर apart from the skin. Now this layer is made actually formed because of the secretion of, so there is secretion of moisture which is slimy in nature. ठीक है, now this is simply a secretion, slimy secretion, where there is no role of cell, इसमें कोई भी सेल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन सेलुलर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन सेलुलर, कोई भी सेल नहीं होता है ये, इट इज ओनली मेड अप ऑफ moisture or a slimy substance which is secreted by the animal itself. So it is not made up of cell, and because it is having a layer which is slimy, and that is called non-cellular cuticle. एक लेयर होता है मॉइस्चर स्लाइमी, दैट्स ऑल, इसी को बोलते हैं नॉन सेलुलर क्यूटिकल। समझ में आया? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बताइए कि हार्मोफ्रोडाइट है, फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? अब इसका रीजन होता है कि ये एनिमल, देखो आपने भी देखा कि कितना लंबा होता है ना? So suppose it is having a male part here, sorry, female part here and male part here. So they can bend their body in such a way so they can do cross fertilization. There,
bend their body and they can do the cross fertilization. So this is the reason, because of their body structure they are able to do the cross fertilization even their hermaphrodite. समझ में आया? बोथ टॉयडल टिश्यू मैंने पहले ही बताया था, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज प्रेजेंट सराउंडिंग द एलिमेंट्री कनाल. इतना ही हमें जानना है, उसको डिटेल में नहीं जानना है. क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबको? ट्यूबुलर बोरोस. अच्छा, कुछ लोगों ने और पूछा है, सर स्टेटमेंट विच यू टोल्ड बाय रजिया, कैन दैट बी द रीजन? क्या बोला है रजिया ने? आई डोंट नो क्या बोला है. जो बोला है वो डायरेक्टली पूछो. ट्यूबुलर बोरोज मतलब ऐसे ट्यूब लाइक बोरोज, ऐसा इसको बोलते हैं. मान लो ये शोर है तो ऐसे ट्यूबुलर बोरोज में रहते हैं वो, दैट्स ऑल. यस, इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट. ट्रोकोफोर लार्वा पढ़ा था ना मैंने. चलो, बिकॉज द लार्वा प्रेजेंट है उसमें. यस, लार्वा प्रेजेंट होता है इसीलिए तो हम बोलेंगे ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट.
as cross fertilization leads to variation and evolution, is this the reason why hermaphrodite organism undergo cross fertilization? अभी ये सब डिस्कशन नहीं करना है, हो गया, अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। जो पढ़ा है उसमें से कुछ डाउट है तो पूछो, जब अभी पढ़ेंगे एवोल्यूशन तब डिस्कस करेंगे, अभी वो सब नहीं है। तुम लोग अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी तक उस लेवल पे गए नहीं है। देखो मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। किसी ने पूछा है प्रोऑस्टियम प्रीऑस्टियम ना, देख लो। देखो यहाँ पे पेरिऑस्टियम मतलब जो फर्स्ट सेगमेंट है, और प्रोऑस्टियम मतलब उसमें से जो सेगमेंट निकलता है। देखो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड, अब उसको बोलते हैं हम पेरिऑस्टियम, और उसमें से जो आउटग्रोथ निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रोऑस्टियम। अभी समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, वन सेगमेंट विच हैंग्स फ्रॉम, अच्छा हो गया। क्षितिजा पूछ रहे सर प्लीज वंस एक्सप्लेन द हीमोसिलोमिक फ्लूइड, वंस एक्सप्लेन द हीमोसिलोमिक फ्लूइड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन व्हाई द लीच हैव एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस। ठीक है, बता देता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो कोई भी एक एनिमल है, दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम, तो मैं एक बॉक्स डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, बताता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। I'll take सब 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, 1 मिनट। हाँ, मैं जस्ट I'll come back to the session, just give me 1 मिनट।
चलो ठीक है, अभी जो मैं समझा रहा था वो देख लेते हैं। देखो स्कीमेटिक डायग्राम है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। अब देखो, मान लो कि दिस इज द बॉडी कैविटी ऑफ द एनिमल, दिस द एनिलिडा इन केस ऑफ एनिलिडा। तो मान लो ये सीलोम है, तो इनके पास अलग से कोई ब्लड वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, मैंने ये आपको बताया था। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जो सीलोम जो है वो मॉडिफाई द स्पेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द body of the animal, that is the coelom, it is getting modified in such a way that it is going different parts of the body like this। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉडिफाई होता है, ये पूरे बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है। तो ये जो स्पेस है ये इस तरह से मॉडिफाई हो गया। जो सीलोम है, द स्पेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीलोम, इट गेट मॉडिफाइड इन सच ए वे that it actually reach all the different parts of the body of the animal, and through these spaces the fluid, the coelomic fluid, it is actually moving and it is circulating throughout the body. Now because they are having the pigment which because of which because of which their color is red, so because of the hemoglobin they have, so that is why the color of the blood is, or the fluid is, red. That is why it is called hemocoelomic fluid, hemocoelomic fluid। समझ में आया? बोलो अभी समझ में आया कि नहीं? ब्रीडिंग सीजन का मतलब होता है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव स्टेज और फेज। बेसिकली जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, जिस टाइम पे एनिमल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग सीजन। समझ में आया? बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ब्रीडिंग सीजन बताया ना मैंने, ब्रीडिंग सीजन का मतलब होता है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज। जब एनिमल रिप्रोडक्शन करता है, हर एनिमल एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करता है, ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन होता है। उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज ओनली गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग सीजन। क्लियर है? ठीक है। हिमोसिलोमिक फ्लूइड मतलब सीलोम के अंदर से, सीलोम्स के स्पेस से, बॉडी कैविटी के अंदर से, जो उसके बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है वही हिमोसिल है, दैट्स ऑल। उतना ज़्यादा जानने का नहीं। बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड रहता है, जो फ्लूइड रहता है उसी को हम बोलते हैं हिमोसिलोमिक फ्लूइड। अब हिमोसिलोमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, दैट्स ऑल। सिलोमिक फ्लूइड बोल सकते हैं, लेकिन हिमोसिलोमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसपे पिगमेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज वाई द कलर इज ऑल्सो रेड। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हिमोसिलोमिक फ्लूइड। अच्छा, किसी ने पूछा सर बताइए जो सलाइवा होता है एंटीकोआगुलेंट का काम, जो सॉरी जो लीच के केस में जो एंटीकोआगुलेंट का क्या काम है थोड़ा बताइए। देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि ये एनिमल का स्किन है और यहाँ पे हमारा जो लीच है वो अटैच हो गया ऐसे इसके सकर के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा यहाँ से कंटिन्यूसली। अब हमें पता है जो हमारा ब्लड है, जब आपको मैं एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, वो तो भगवान को पूछना पड़ेगा साक्षी के 5 पेयर्स ऑफ आइज कैसे होता है। हर एनिमल में अलग अलग होता है, उस पे है बस 5 पेयर्स, हमें वो पता है, कैसे होता है वो नहीं पता। तो अभी क्या होता है कि ब्लड जो है इट इज कंटिन्यूसली सक्ड बाय दिस एनिमल, दैट इज द लीच। अब हम सबको पता है, जैसे अगर आपके हाथ में थोड़ा सा कट जाए, नॉट सीलोम विच इज कंसिस्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या सुन रहे हो तब से? सीलोम के अंदर जो फ्लूइड होता है, सीलोम मतलब तो बॉडी कैविटी है, स्पेस है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में हीमोग्लोबिन होता है, उसको कहते हैं हीमो, इसीलिए उसको हम कहते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। समझ में आया? बॉडी सीलोम या बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए उस फ्लूइड को हम कहते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। नॉर्मल जो बॉडी कैविटी है, सीलोम है, उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे सीलोमिक फ्लूइड।
क्योंकि सिलोमिक फ्लूइड में लीच के केस में हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। समझल? चलो, अब देखो, जो आपका कभी भी आपके हाथ पे थोड़ा सा कट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो देखना थोड़ी देर के बाद वहां पे खून जो है वो बंद हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है कंसिस्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, वही हीमोसिलोमिक फ्लूइड है। हाँ भैया, सही है, यू आर राइट। ठीक है, तो कट होता है तो थोड़ी देर के बाद देखना आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है, वहां पे देखना क्लॉटिंग हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो, ऑब्जर्व किया है कि नहीं? तो अगर ये जो एनिमल है, अगर ये ब्लड को सक कर रहा है, अगर वो क्लॉट हो जाए वहां पे, क्योंकि ब्लड जो है क्लॉट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ये ब्लड का प्रॉपर्टी है। हम पढ़ेंगे इसके आगे, एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो फिर ये जो सैंग्यूनिवोरस, मतलब ये लीच है, कैन दे एबल टू सक द ब्लड कंटिन्यूअसली even after that? No. So what they are doing to stop that clotting, they have a special type of substance present in their saliva. क्योंकि माउथ पार्ट जो है, जो सकर वाला, ये जो सकर पार्ट है, माउथ पार्ट है, ये तो माउथ पार्ट है, सकर मतलब ये माउथ पार्ट है, तो इसके माउथ पार्ट में सलाइवा भी सिक्रीट करता है ये, जिसमें हिरुडिन होता है। Now this hirudiin is anticoagulant substance. It stop the blood clotting. As a result, they can suck the blood continuously without any disruption. अभी समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Shravan is asking, sir, I have a question. Yes, ask. And what substance in the blood does it live on? कंप्लीट ब्लड को डाइजेस्ट करके वो उससे जो भी है सब कुछ उसको डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन ले लेता है वो। ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, ब्लड लिया, उसको डाइजेस्ट किया, उसमें से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेगा वो। ब्लड में जो प्रोटीन्स होंगे, आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, सबको डाइजेस्ट कर लेता है वो, करके उसमें से जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा उसको वो कंज्यूम कर लेता है। दिस इज हाउ दे सर्वाइव। गायब नहीं होता है, डीजेनरेट हो जाता है। गायब कैसे हो जाएगा? मैजिक है क्या? अगर उसको होस्ट नहीं मिला तो कैन ही सर्वाइव? नहीं, नहीं सर्वाइव कर सकता, मर जाएगा। दे आर एक्टोपैरासाइट, दे सर्वाइव इन देयर लाइफ साइकिल इज लाइक दैट। मॉस्किटो सर्वाइव नहीं कर रहा है क्या? बताओ, तुम तो इतने सारे मॉस्किटो कॉइल जलाते हो हर दिन, हर रात, हर शाम को। मॉस्किटो सब खत्म हो जाता है, मर जाता है क्या? Anticoagulant is a substance which stop the coagulation, that means stop the blood clotting. Any substance which do the same function, they are called anticoagulant substance. Any other questions? और सवाल कुछ है?
चलो, जय कुमार को अभी भी डाउट है लग रहा है, बोल रहा है, अच्छा कुछ बोला है उसने। सर मीन्स लीच इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। गुड। अभी सब लोगों तुम ये बताओ ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, यहाँ पे किसी को पता है? जय कुमार ने लिखा है एक वर्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट, पहले तो उसका मतलब समझना चाहिए। कितने लोगों को पता है? मैं अगर बोलूंगा हाँ तो जय कुमार को समझ में आएगा यस। स्ट्रिक्टली पैरासाइट, फुल्ली पैरासाइट, कंपल्सरीली पैरासाइट। व्हाट, अरे यार तुम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो कि फिलोसफी पढ़ रहे हो? इंग्लिश का क्लास है क्या? स्ट्रिक्टली पैरासाइट है, तुमको पैरासाइट बनना ही है, जन्म के बाद उसको स्कूल में बताया गया है, तुमको स्ट्रिक्टली बताया गया है यू हैव टू बी पैरासाइट, यू नो। किसी को बोला कंपलसरी है तुमको, यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो पैरासाइट भी बनना कंपलसरी है, ठीक है। और क्या वर्ड यूज किया है? फुल्ली पैरासाइट। कोई हाफ पैरासाइट होता है क्या? मतलब हम लोग हाफ पैरासाइट, हम लोग सब हाफ पैरासाइट होते हैं ना, जब छोटे होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। सो यू ऑल आर पैरासाइट। मैं तो फ्री हो गया। अभी मैं अपना खुद कमाता हूँ। चलो, सिंपल है, इसका मतलब अजय कुमार ने जो बोला है इट इज राइट। ये जो होते हैं ना ये लीचेस, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है एनी पैरासाइट और द एनी एनिमल हु कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट अ होस्ट। अगर उसको होस्ट नहीं मिलेगा तो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा। ऐसा अगर है कोई कोई भी एनिमल, कोई भी पैरासाइट, एक्चुअली नॉट एनिमल, ऐसा कोई भी पैरासाइट है जो कि बिना होस्ट का लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तो उस तरह के पैरासाइट्स को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। चलो, तो बच्चों हमें 3 नए वर्ड आज सीखने मिला। फुल्ली पैरासाइट, स्टिकली पैरासाइट एंड कंपल्सरीली पैरासाइट। गुड। चलो ठीक है, और कुछ डाउट है तुम लोगों को? अननेसेसरीली डाउट्स, इधर उधर की बातें करना। हाँ, चलो। तुम लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हो, पता है, बहुत टाइम वेस्ट करते हो। कम से कम 15 मिनट तो हर लेक्चर में तुम लोग वेस्ट करते हो। मुझे पता नहीं दूसरे लेक्चर में क्या करते हो, बस मेरे लेक्चर में तो करते हो। अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हें बिना बताए जा भी नहीं सकता। है ना। अब तुम्हारे मन में कुछ रह जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं है ना, नॉट फील गुड। फाइन। Hey, don't blame me, Jay Kumar. Huh? You are asking a lot of questions. Next time I'll stop. I'll stop answering. मुझे फंसा रहा है ये तो। चलो, ओके, shall we start आर्थ्रोपोडा? चलो, ये देखो अभी वेदिका को अभी डाउट सूझा है। सर टेक्टाइल गास्टाडो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स मींस, अभी तक पूछ रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, बताओ बताओ। टेक्टाइल का मतलब होता है टच सेंसेशन, गास्टाडो रिसेप्टर्स का मतलब होता है टेस्ट सेंसेशन, फोटो रिसेप्टर्स का मतलब होता है लाइट सेंसेशन। समझ में आया? वेदांतिका, पिछले बैच पे एक लड़की, उसका नाम है वेदिका। चलो, मुझे एक नया मिला है वेदांतिका, गुड, इस बैच में। अरे अभी तो दिखाया था, हेरोडेरिया ग्रानुलोसा का तो पिक्चर दिखाया था मैंने, लीच, ये देखो, दिस इज नेरिस, ये देखो, ये नेरिस है, सॉरी, ये नेरिस है जो दिख रहा है आपको। नेक्स्ट ये अर्थवॉर्म है, नेक्स्ट ये लीच है, दिखा? दिस इज लीच। दिखा सबने? चलो, मिल गया, साक्षी देखा, साक्षी भापकर, ध्यानेश्वर भापकर। चलो, तो आपका एनिलिटा तक, एनालिट तक आपका जो भी नोट्स है आई विल सेंड इट इन द ग्रुप अगेन। जो सेकंड बैच वाले बच्चे हैं वो भी उसको देख लेंगे, और जो भी डाउट है मुझसे पूछ लेना, आई विल क्लैरिफाई। और प्लीज स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में अच्छा स्कोर करके दिखाओ।
नेक्स्ट टाइम सॉरी ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा मुझे भी नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता, मत पूछो मुझसे। आई डोंट नो। अभी थर्ड वेव आया है, अभी फोर्थ वेव आएगा, क्या क्या वेव आएगा, आई डोंट नो। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज से 15-20 साल बाद हम लोग ऐसे बात करेंगे। अरे तुम कब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? अरे वो थर्ड वेव आया था ना, उस समय मैं पैदा हुआ था। ऐसा कुछ होगा, फ्यूचर के बच्चे से बात करेंगे। फिर कोई बोलेगा नहीं 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 मुझे लगता है तू फिफ्थ वेव में पैदा हुआ। ऐसे बात करेंगे लोग। हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा कोरोना का, कौन से वेव में हम लोग कब कौन से लाइफ में क्या अचीव किए। फिर बोलेगा मैं एडमिशन लिया था एमबीबीएस में, उस समय फिफ्थ वेव चल रहा था। हाँ हाँ हाँ, नहीं फिर कोई नहीं नहीं सिक्स वेव चल रहा था, क्या बोल रहा है? आई कैन प्रूव इट, इट वॉज सिक्स वेव। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो कभी रुक ही नहीं रहा है, इट्स नॉट स्टॉपिंग। थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, क्या बोलेंगे। चलो, फाइलम। Yes, you can tell. Yes, yes. You can tell that you are a student of Corona batch. Yes, that is right. उस पे भी वेरिएंट होंगे, पूछेंगे आप तुम कौन सा सेक्शन से है, तुम बोलेगा फिर बोलना पड़ेगा सर मैं डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट सेक्शन से है। कोरोना डेल्टा वेरिएंट, कोई बोलेगा सर मैं अल्फा वेरिएंट। चलो, साक्षी पूछ रहे हैं सर सिलेबस से आगे भी क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में? देखो, सिलेबस से बाहर डायरेक्टली तो नहीं आते हैं, सॉरी इनडायरेक्टली मतलब बाहर तो ऐसे नहीं आएंगे, बट जो भी क्वेश्चन आएंगे वो रिलेटेड ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सडनली कुछ भी पूछ दिया आपसे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रिलेटेड ही आएगा हमेशा, इसलिए आप टेंशन मत लो। चलो, चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। लास्ट में पोडा, तमिल तमिल वर्ड जैसे है, पोडा, पोडा मतलब जाओ रे। सो दिस इज आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे अलग मतलब हो जाता है। आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब यहाँ पे अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं। आर्थो मतलब जॉइंटेड, सो द एनिमल्स हु आर हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, सो लैंग्वेज टू लैंग्वेज मीनिंग बदल जाता है। पोडा का मतलब साउथ इंडियन तमिल लैंग्वेज में है निकलो जाओ, और यहाँ पे पोडा का मतलब लैटिन में क्या हो गया, फुट और appendages. So the animal which are having jointed appendages or jointed foot, those animals are known as arthropoda. तो इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं, सबके फूट जो है वो जॉइंटेड होते हैं। ऑल द एनिमल्स दे हैव बिलोंग टू दिस फाइलम, दे हैव जॉइंटेड फूट। ठीक है, उनका जो फुट्स होते हैं वो सब क्या होगा, जॉइंट से बना होता है। लॉट ऑफ पीसेस विल जॉइन एंड दे फॉर्म द फूट और द स्ट्रक्चर। Now let me tell you, this is the like largest phylum, और इसी phylum में हमें largest क्लास भी मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंसेक्टा। इंसेक्ट दुनिया में पता है कितना है? सबसे बड़ा जो क्लास होता है वो इंसेक्ट का है। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंसान का नहीं है दुनिया में, इंसेक्ट्स का होता है। Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Yes. देखो, किसी को भी अगर स्क्रीन ना दिखे, या इफ यू आर नॉट एबल टू सी, if you are not able to hear, then it is better to reload. That means you leave the session and you again come back and join, तो ठीक हो जाएगा। उसमें भी ठीक नहीं होता ना, तो पर्सनली मुझे आप फटाफट मैसेज करो ग्रुप में। ठीक है, सो आई विल इन्फॉर्म दैट टेक्निकल पर्सन, सो इट कैन बी सॉल्व। चलो, अब आर्थ्रोपोडा जो है, इसको ये जो टैक्सोनॉमिस्ट के जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके वॉन सेइबोल्ड। ही वाज अ साइंटिस्ट, वॉन सेइबोल्ड। In 1845, he proposed this phylum for the first time and he gave the term that is called Arthropoda. ठीक है, so phylum Arthropoda
इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 9 लाख स्पीसीज मिलेंगे। कितने स्पीसीज मिलेंगे? 9 लाख, एंड स्टिल काउंटिंग। एवरी ईयर वी आर गेटिंग सम न्यू स्पीसीज, है ना। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज द लार्जेस्ट phylum in animal kingdom. Do we have to remember the years? नो, आजकल नहीं पूछता है जय कुमार, मैं सबको बता रहा हूँ। आजकल ये पहले पूछा जाता था, आजकल ये सब जब तक आप पढ़ाते हैं तो शुरू से ही पढ़ेंगे ना। अभी आई कैन नॉट स्किप व्हेन आई एम डिस्कसिंग ABCD, देन आई शुड स्टार्ट विथ ए। तो अभी कौन से साइंटिस्ट ने किया, कौन से साल में, ये तो बताते हैं। ये मुझे भी याद नहीं रहता, तो मुझे बाद में पूछोगा, मुझे भी याद नहीं रहता। आई डोंट रिमेंबर, आई एम वेरी पुअर इन रिमेंबरिंग नेम्स एंड द ईयर्स एंड इवेंट। मुझे हिस्ट्री का कुछ भी याद नहीं रहता, मतलब ईयर नेम ठीक से याद नहीं रहता। मुझे कभी भी मत पूछना है सर ये वाला कौन से ईयर में हुआ था। बहुत रेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होगा तो मुझे याद रहता है, बहुत अदरवाइज नहीं। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक जो मेन चीज जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे याद रहता है। चलो, सो फाइलम अर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये इसमें हमें कितना मिलता है? इसमें मुझे इसमें हमें 9 लाख स्पीसीज मिलता है। फिर से वॉइस क्या? कोविड कब आया? देखो, ये आप पढ़ते हो ना अभी, कोरोना सुना होगा। दिस इज द ग्रुप ऑफ वायरस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कोरोना इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, ये पहले से ही हमें पता था, बट अभी जो हमें उसका जो वेरिएंट मिला है वो सार्स कोविड-19 एक अलग स्पेशल वेरिएंट है, विच इज हाईली कॉन्टेजियस। और कुछ नहीं, पहले से ही हमें पता है कोरोना इज अ ग्रुप ऑफ वायरस जो पहले से एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट दिस वेरिएंट इज न्यू। चलो, 2019 में आया था ये सबको पता है। चलो, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सॉरी लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, एंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो क्लास है वो भी हमें इसी फाइलम में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टा। नाउ इंसेक्टा जो है, ये मतलब इंसेक्ट हमारे पूरे दुनिया में इतना ज़्यादा है। अगर मैं आपसे, अच्छा सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज थोड़ा सा चेक करना है। टोटल अभी कितना पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड? ह्यूमन बीइंग का क्या पॉपुलेशन है, यू नो दैट? टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है वर्ल्ड में, अप्रॉक्सीमेटली बताओ। ये 7 बिलियन प्लस, यू राइट। तो अगर हम दुनिया के, मान लो दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, इफ वी आर एबल टू कलेक्ट ऑल द इंसेक्ट सराउंडिंग द ग्लोब, पूरी दुनिया से सारा इंसेक्ट अगर हमने कलेक्ट कर लिया और हम सारे इंसानों को बांट दिए, हर एक को, ये 7 बिलियन जो बोला ना, ईच वन ऑफ देम, पता है सबके हिस्से में, आपके हिस्से में, मेरे हिस्से में कितना इंसेक्ट आएगा, कितना किलो? डू यू नो? दिस इज अ प्रिडिक्शन, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 kilos, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 किलो। तो इससे आप पता कर सकते हो, समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंसेक्ट है दुनिया में, ठीक है, कितना ज्यादा इंसेक्ट है दुनिया में। चलो, so the insect, they have a very diverse habitat, or diverse, they have diversity. They can live in most of the different types of habitat in the world, ठीक है। तो क्या क्या हैबिटेट है इनका, हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये? We can find them on land, soil, sea water, fresh water, ठीक है, everywhere we'll find them, inside the plant as a parasite, inside the animal as a parasite also, ठीक है। तो हमें ये एनिमल, ये हमें पैरासाइट के फॉर्म में मिलेंगे, फ्री लिविंग फॉर्म में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, एवरीवेयर वी कैन फाइंड देम। So that is the reason that they are available everywhere in the world, and they are the largest they are the largest phylum. That is the reason. Do you know that these insects are having the, they are more adapted, and their body is designed in such a way that they can survive most of the disasters, most of these, you know like
what we can say, most of this pandemic type of situation, or most of this disastrous type of situation. Let us take an example. Do you know ये जो cockroaches है ना, they are living fossils, you know. And what are living fossils? Do you know what are living fossils? Living fossils. What are living fossils? किसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स? पता है? सर पुराना एनिमल को बोलते हैं। मेरे पीछे मेरे घर के पास एक डॉगी है, वो बहुत पुराना है, 10 साल पुराना है, वो भी लिविंग फॉसिल है। वही है ना तनिष, पुराना एनिमल। बोलो क्या होता है? नॉट मच चेंज ड्यूरिंग एवोल्यूशन, ये थोड़ा सा ठीक है ये। लेकिन अगर हम प्रिसाइसली बोलेंगे ना कि लिविंग फॉसिल क्या है, तो हम सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि फॉसिल जो हमें मिलते हैं ना, वो हमें बहुत पुराना, हम जब उसको कार्बन 14 डेटिंग, आपको पता है देयर इज अ टेक्निक वी यूज टू फाइंड आउट द एज, ठीक है? तो हमें जो फॉसिल्स मिलता है तो वो बहुत पुराना होता है कि नहीं, बहुत ओल्ड होता है कि नहीं, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स 10,000 ईयर ऐसे होता है ना नॉर्मल। 50 साल पुराना, 50,000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, 20,000 साल पुराना, बहुत पुराना, मतलब इट्स वेरी वेरी अर्ली, बहुत मतलब टाइम पहले से फॉसिल हमें मिलता है। तो फॉसिल जो मिलता है वो बहुत ही हमारे टाइम पीरियड में बहुत ही पीछे से हमें वो मिलता है। तो उस समय से जो एनिमल अभी भी सरवाइव कर रहा है, उनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। मतलब जिनके टाइम पीरियड, जिनके लाइफ के टाइम पीरियड में सिंस देयर ओरिजिन we are getting fossils of other animals, they are also called the living fossils, ठीक है? And that is also one of the true thing that they have very minor changes during the evolution, ठीक है? अब देखो लिविंग फॉसिल जो है, अब कॉकरोच को हम क्यों लिविंग फॉसिल कहते हैं? क्योंकि डायनासोरस जो थे ना, उस समय भी, जब डायनासोरस धरती पे थे, जब इंसान थे ही नहीं, तभी कॉकरोचेस थे। मतलब हम लोग जब आए नहीं उसके पहले से कॉकरोचेस है, अभी भी कॉकरोचेस है। आपको क्या लगता है when we leave earth, when we'll become interstellar, or when the earth when the all the human population will finish, at that time the cockroaches will be there, chances are there? What do you think? Yeah, chances are there because they have survived most of the biggest catastrophes. डायनासोरस इतने बड़े बड़े एनिमल्स थे, वो मर गए, लेकिन कॉकरोच जिंदा रहा, अभी भी है, और फ्यूचर में भी वो रहने के चांसेस है। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, बट ये लोग तो सर्वाइव करेंगे, ये एनिमल्स जो है ये सर्वाइव करेगा, बिकॉज देयर बॉडी इज वेरी हैविंग ए वेरी मिनिमम डिजाइन, एंड द डिजाइन इज सो it is so perfect that it can adapt in any of the environment. It doesn't matter the temperature is very high or it is low, moisture is very high or low, they can survive anywhere in the world. आपको कॉकरोचेस, दुनिया में ऐसा कोई भी देश है जहाँ पे आपको कॉकरोच नहीं मिलेगा? बताओ मुझे। Can you show me one country where you will not see a cockroach? वैरायटी अलग हो जाता है। जैसे आप, हम पढ़ते हैं ना पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, वो अमेरिकन वैरायटी। अभी हम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल टिश्यू के बाद कॉकरोच, हम पढ़ेंगे ब्लटा ओरिएंटालिस, जो कि इंडियन वैरायटी है, छोटा होता है साइज में, थोड़ा सा देखना, साइज में थोड़ा छोटा होता है, वो होता है ब्लटा ओरिएंटालिस, वो इंडियन वैरायटी है, हमारे इंडिया में जो मिलता है। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा, इवोल्यूशन का ये एक प्रिंसिपल है कि कैटास्ट्रॉफी के समय, ड्यूरिंग द कैटास्ट्रॉफी, which animal will actually extinct or die first, you know, the animal who are bigger in size, who will survive? Those who are smaller in size. जो एनिमल जितना छोटा होगा उसका उतना सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो एनिमल जितना बड़ा होगा उसको सर्वाइवल के चांस उतने ही कम होते हैं। समझ में आया? वायरस एनिमल है, प्रणव, यही पढ़ा तुमने अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? तो वायरस तो नॉर्मली डेड कंडीशन में रहता है। वायरस एक अजीब ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑर्गेनिज्म में नहीं बोल सकते उसको, मतलब इट्स मतलब peculiar type of life form. When it is present in the environment, it is dead.
The moment it come inside the body of the animal or body of the host, then it become activated. मतलब जैसे आप देखते हैं ना वेम्पायर्स मूवी में, वेम्पायर्स लोग सो जाते हैं, जब उसको खून देते हो तो वो जिंदा हो जाते हैं, नहीं तो मरते ऐसे ही डेड डेड पार्ट में रहते, बिल्कुल वैसा। अजीब है ना, बहुत अजीब है। मतलब मुझे बहुत, मैं बहुत हैरान होता हूँ सोच के कभी कभी कि वायरस क्या है, मतलब भूत है वो तो एक्चुअल में भूत है मतलब एनवायरमेंट में वो डेड रहता है, बट होस्ट के बॉडी में आ गया तो एक्टिवेट हो जाता है। इट्स एक्चुअली रियल भूत। ठीक है, दैट्स व्हाई द वायरस आर वेरी डेंजरस। ठीक है, चलो। मतलब तुम लोग भी सोचो थोड़ा, इमेजिन करो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्मल कंडीशन में आउटसाइड, मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में वो डेड कंडीशन में है। द मोमेंट इट कम इनसाइड द लिविंग बॉडी, इट बिकम एक्टिवेटेड, इट बिकम लाइव। सो हाउ पिक्यूलियर इज द लाइफ फॉर्म, है ना। चलो नहीं, हमारे अंदर ये भूत हमेशा ही आता है। ठीक है, आपको इन्फ्लुएंजा तो होता ही होगा, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। कॉमन कफ एंड कोल्ड तो हुआ ही होगा, हर साल एक दो बार होता है। तो वायरस हमें हमेशा अटैक करता ही रहता है। तो ये भूत हमारे बॉडी में आता ही रहता है, और भूत जब आता है तो बुखार चढ़ता है हमें। ठीक है, चलो। जोक्स अपार्ट, जो भी हमने डिस्कस किया आज क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, तो हम कल अर्थोपोडा को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके क्लासेस भी पढ़ेंगे। अर्थोपोडा थोड़ा बड़ा है, इस हफ्ते तो खत्म नहीं होगा, अगले हफ्ते तक हो जाएगा। इट्स अ बिग चैप्टर, बिग फाइल। ठीक है, सो इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट, देन यू कैन लीव, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।